उसमें बाइक के लिए एक कार्नेट डी पैसाज के नाम से एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि यहाँ से बनता है पाकिस्तान। ये वाला ये मैं अभी इसको आपको दिखाता हूँ, इसका मालूमात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जी बाइक आपकी 250 सीसी होगी, हमें जो उन्होंने कहा था होगा उसका, यानी कि आपकी व्हीकल के अगेंस्ट वो हमारा जनाब उन्होंने बनाया था 9 लाख, इस पर कमिटमेंट हुई थी। आप जाके मिल सकते हैं उनसे, नेगोशिएट कर सकते हैं, आई डोंट। उसके बाद जी आ जाता है यहाँ पे आपका इंटरनेशनल लाइसेंस, क्योंकि आपको पाकिस्तान से बाहर बाइक चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए एक इंटरनेशनल लाइसेंस की ज़रूरत होती है। वीज़ा हमने ईरान का वीज़ा हमने ईरान एम्बेसी से खुद जाके यानी कि पर्सनली हमने अप्लाई किया था, मिल गया था इजीली। वो कुछ लोगों को नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने एज ए फैमिली टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था और 1 महीने का हमें वो मिल गया था। पैंट्स थी, एक मैंने पहनी थी और एक मैंने उसमें एक्स्ट्रा, और इसी हिसाब से मैंने 3 से 4 जो थे वो शर्ट्स रखी थी। शर्ट्स हमने कौन कौन से हमने लिए थे या कैसे लिए थे वो मैं शॉर्ट एंड लॉन्ग आपको बताता हूँ। सियालकोट लाहौर से फिर हमने ये बाइक यानी कि बाई ऑन रोड हमने चलाई है और थ्रू आउट हम कोयटा तक गए हैं। कोयटा एक पैकेज ख़रीदा उस एजेंट का, मुर्तज़ा, इसको जानते हैं सारे जितने भी ट्रैवलर गए हुए हैं ऑलरेडी, तो उसने हमसे $400 लिए थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुखातिब हो रहे हैं। हमने जो टूर किया है उम्रा ऑन द बाइक 2024, उसी सिलसिले में आपसे मुखातिब हैं और आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पे, काफ़ी लोगों ने ये जो वीडियोस हैं वो अपलोड की हुई हैं। तो आई थिंक कुछ हम भी समझते हैं कि जो एज ए कपल हमने राइड किया है, तो हमने जो मसाइल या जो हमने इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बेसिक यही एक इसका कॉज है इस वीडियो बनाने का। और जो डॉक्यूमेंटेशन और जो क्लॉथिंग हमने यूज़ की है या जो चीज़ें भी हम लेके गए हैं, जिस तरह से हमने इसकी प्रिपरेशन की है, उस हवाले से आपसे बात करना चाहते हैं कि हम 2022 के बाद ना हमने इसके ऊपर वर्क किया है बहुत ज़्यादा, और बड़ी मालूमात जितनी भी गैदर हो सकती थी, जितनी मालूमात हम ले सकते थे उन लोगों से, ख़ास तौर पे जो लोग इसको विज़िट ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि जिन लोगों ने उम्रा बाई रोड्स किया है या ट्रैवल किया है, उनसे हम फ़र्दन मिले हैं और उनसे काफ़ी मालूमात हमने गैदर की है। फिर उसको कंपाइल करके और फिर एक बड़ी अच्छी कमिटमेंट के साथ हमने ये ट्रैवल स्टार्ट किया है। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले जैसे हम अपना एक पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह का प्रोसेस करते हैं जब भी हम ट्रैवल करते हैं आउटसाइड कंट्री, उसमें बाइक के लिए एक कार्नेट डी पैसाज के नाम से एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि यहाँ से बनता है पाकिस्तान, लाहौर से। मैं उसका आपको बताता हूँ, वो है जी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये वो एक दफ्तर है जहाँ से आप ख़ुद जाके मालूमात कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में इसका ऑफ़िस है, वहाँ से जाके आप इसके बारे में तफसीली मालूमात और इनसे मीटिंग भी कर सकते हैं। आप बल्कि गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसका एड्रेस भी और इसका मैप वगैरह सारी चीज़ें रहनुमाई मिल जाएगी और इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी। तो हमें जो मालूमात दी गई मैं उसी के मुताबिक अभी आपको शेयर करता हूँ। ये मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं टेबल पे, इसमें कार्नेट भी है, इसमें ये पासपोर्ट्स भी हैं हमारे। तो कार्नेट ये है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जनाब कार्नेट है, ये वाला, ये मैं अभी इसको आपको दिखाता हूँ। इसका फर्स्ट पेज ये है फ्रंट वाला, और फिर ये बैक है, इसमें कंट्रीज़ के नाम लिखे होते हैं। ये जनाब बनाते हैं, लेकिन इसके बनाने से पहले वो आपसे सिक्योरिटी लेंगे और कुछ अगर शख्सी ज़मानत की भी ज़रूरत हो तो वो फिर ले सकते हैं, मसलन किसी बंदे से कि ये बंदा वापस आएगा, मिसहैप नहीं होगा किसी किस्म का। तो इसका तरीक़ाकार ये है जी कि आप जो हमें बताया गया, मैं वही मालूमात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जी बाइक आपकी 250 सीसी होगी, हमें जो उन्होंने कहा था, और इसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा उसका, यानी कि आपकी व्हीकल के अगेंस्ट, वो हमारा जनाब उन्होंने बनाया था 9 लाख,
इस पर कमिटमेंट हुई थी। आप जाके मिल सकते हैं उनसे, निगोशिएट कर सकते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी एम्बिग्यूटीज़ हैं और प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को फेस भी किए हैं। कुछ लोग जाना चाहते हैं, नहीं जा सके, यू नो बेटर। तो बेहतर यही है कि आप उनसे खुद डायरेक्ट मीटिंग करें और आप जाएं। अगर आप सोलो जैसे हम गए हैं इस तरह जाएंगे तो आपसे इसी तरह क्लेम करेंगे। उनका कुछ पैरामीटर्स हैं कि 9 लाख रुपया वो हमारी बाइक का उन्होंने किया था, और उसमें फिर जो कार्नेट की इसकी फ़ी है ये जनाब उन्होंने हमसे 85,000 ली है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और ये जो 9 लाख रुपया है ये रिफंडेबल है। ये यानी कि जैसे ही आप वापस आएंगे, बाइक आपकी आएगी, आप ख़त्म करेंगे, इसका 1 साल का टाइम होता है, तो वो आपको फ़ौरन वापस मिल जाएगा। कैश जो है वो आप कैश की सूरत में पे कर सकते हैं या पे ऑर्डर की सूरत में, ये आप उनसे मिल के तो आप उनके साथ कर सकते हैं एग्रीमेंट, जो भी वो कहेंगे उसी के मुताबिक फिर आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद जी आ जाता है यहाँ पे आपका इंटरनेशनल लाइसेंस, क्योंकि आपको पाकिस्तान से बाहर बाइक चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए एक इंटरनेशनल लाइसेंस की ज़रूरत होती है। वो आपको उनकी अपना वेबसाइट से भी मिल जाता है, जो ये गवर्नमेंट की है, टैक्स वालों की, एक्साइज़ वालों की। लेकिन बेहतर यह है कि जब इनसे आप सर्विसेज ले रहे हैं तो जो इंटरनेशनल लाइसेंस है ये भी ये इशू करते हैं, आप उनसे ले लें। उसकी फ़ी है जी 3500, वो भी साल का आई थिंक है, तो वो भी नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद आ जाता है जी, ये चीज़ें आपकी तैयारी हो गई इसमें, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया। फिर आ जाता है वीज़ा की बारी। वीज़ा हमने ईरान का वीज़ा हमने ईरान एम्बेसी से खुद जाके यानी कि पर्सनली हमने अप्लाई किया था, और बड़ा ही आसान था उस वक़्त भी और अब भी होगा इंशाल्लाह। तो वो वहाँ पे 2 कैटेगरी हैं, एक वीज़ा है पिलग्रम यानी कि ज़ियारती वीज़ा, दूसरा है जी टूरिस्ट वीज़ा। तो हमने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं किया क्योंकि हमारा प्लान कुछ और था। हमने ज़ियारती वीज़ा लिया और हम चले गए। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपको डबल एंट्री वीज़ा लेना पड़ेगा। यानी आप डबल एंट्री से मुराद ये है कि आप जाएंगे भी उस मुल्क से एग्ज़िट करके फिर दोबारा वहाँ पे एंट्री करेंगे। वो वीज़ा हमने लिया जी, उसकी कीमत है 22,750 2 बंदों की। उसमें उनकी इंश्योरेंस और उनकी जो जो भी चीज़ें हैं, यानी उनके जो अखराजात हैं, जो उनके एक्सपेंसेस हैं, वो इंक्लूड हैं। ये 22,750 लमसम अमाउंट है जो वहाँ पे आप पे करते हैं, आपको वो वीज़ा दे देते हैं। विद इन वीक, विद इन 10 डेज़ आपको वीज़ा अप्लाई मिल जाता है। अब आ गया जी, आगे नेक्स्ट कंट्री जो है वह UAE है। उसका वीज़ा भी हमने यहीं से लिया था, वो आप खुद नहीं ले सकते, उसके लिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। आप एजेंट के थ्रू लें तो बेहतर है, और वो उसकी फ़ी है 32,000 उस वक़्त पर पर्सन। उसके बाद जनाब वो भी हमें मिल गया था इजीली, वो कुछ लोगों को नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने एज ए फैमिली टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था और 1 महीने का हमें वो मिल गया था। लेकिन ये वीज़ा जो है ये सिंगल एंट्री मिलता है, यानी इसमें आपको डबल एंट्री वीज़ा अलाउड नहीं है। आप उसमें टूरिस्ट वीज़ा लें या किसी और अदर देन पाकिस्तान, आई डोंट नो, लेकिन पाकिस्तानी जितने भी हैं उनको वो सिंगल एंट्री वीज़ा ही देते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाता है सऊदी अरब का। वो उसी तरह ही है जैसे आप उम्रा पैकेज का वीज़ा लगवाते हैं किसी भी एजेंट से, वो आप वीज़ा लगवा सकते हैं। वो आपको जो सूट करता है, आप मुख्तलिफ एजेंट हैं यहाँ पे, काफ़ी जगह पे बैठे हैं, वहाँ से मालूमात करें और आपको सारी चीज़ें वो मिल जाती हैं। वो हमें मिला था जी 48,000 का। उसमें भी इंश्योरेंस और जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है वो इंक्लूडेड होती है। अब जो UAE का वीज़ा है इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं थी, इसमें यानी कि हमें जाके वहाँ से लेनी पड़ी। सऊदी अरब का भी इंक्लूडेड तो है, लेकिन ये कि वो जब आप बाई रोड सफ़र करते हैं तो वो थोड़े से वहाँ पे आपसे पैसे लेते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है आपका जो डॉक्यूमेंटेशन के बाद है मेरी बाइक की प्रिपरेशन। बाइक की प्रिपरेशन आपको पता है कि मेरे पास एक मॉडिफाइड बाइक है और लकीली हमारे पास 250 सीसी ही थी, क्योंकि एज़ पर ऑटोमोबाइल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने हमसे ये कहा था कि 250 सीसी से कम हम इजाज़त नहीं देते। तो मेरे पास थी, तो वो मैंने उनके सामने पेपर रखे और उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाने पे एग्री हो गए। तो 250 सीसी बाइक हम लेके गए हैं। बाइक की जो प्रिपरेशन है उसका ये है जी कि वो मैंने कोई उसमें ख़ास नहीं की, वही चीज़ें हैं जो कि मेरी पहले से चल रही थी, बस उसको मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया है।
यानी कि उसमें मोबाइल होल्डर जो चार्जिंग का है वो मैंने अच्छा वाला लगाया, उसमें मैंने विंडशील्ड वगैरह और इस तरह की एक दो चीज़ें चेंज की। हाँ, जो मेजर चेंजेस हैं वो ये थी कि मैंने उसके टायर जो है ना वो अलॉय उसमें डाले, क्योंकि हम एक फ्लैट रोड पे लंबे सफ़र पे जा रहे थे इसमें, क्योंकि ऑफ रोड का तो इतना टच नहीं था, तो मैं इसलिए ना इसमें अलॉय रिम को प्रेफर किया। अलॉय रिम मैंने सुजुकी वालों के जेन्युइन जो है ना वो परचेज़ किए और वो उसमें मैंने इंसर्ट करवाए। उसके बाद जी उसके टायरों की बारी आ जाती है। टायर हमने DSI कंपनी के एक मेड इन श्रीलंका ये टायर हैं, ये 50-50 हमने कैटेगरी पसंद की, तो मुझे ये अच्छे लगे क्योंकि मैं पहले से भी यूज़ कर रहा था और इसका एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे पाकिस्तान में जो कि MS इंटरनेशनल के नाम से कराची में है, सऊद भाई हैं वहाँ पे। मैं डिस्क्रिप्शन पे उनका नंबर भी दे दूँगा, एड्रेस वगैरह भी, और आप उनसे ले सकते हैं। लाहौर में भी वो आपको भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। मैंने भी इनकी तरह ही बहुत शॉर्ट लेकिन थोड़ा सा इनसे ज़्यादा रखा था। ये 2 मेरी पैंट्स थी, एक मैंने पहनी थी और एक मैंने उसमें एक्स्ट्रा, और इसी हिसाब से मैंने 3 से 4 जो थे वो शर्ट्स रखी थी। उसमें यह था कि ड्यूरिंग राइडिंग भी मैं यूज़ कर लेती थी और उसको एज अ नाइट के तौर पे भी यूज़ कर लेती थी, लेकिन क्योंकि ये उम्रा का सफ़र था तो इस पर फिर मैंने अबायास जो थे वो अपने 2 रखे थे। एक तो वैसे अगर कहीं बाज़ार वगैरह में वहाँ जाना है कहीं भी उतर के, तो आप इजी रहते हैं कि आपने अपना ट्राउज़र शर्ट पहना हुआ है तो उसके ऊपर आप अपना अबाया पहन लें और सुकून से वहाँ फिरे। और एक मैंने उम्रा के लिए अबाया रखा था कि स्पेशल अलग से, कि वो नहीं पहन सकते थे जो यहाँ पे पूरे सफ़र में हमने पहना था। और 2 से 3 पेयर्स जो थे वो मेरे सॉक्स के थे, नथिंग एल्स, और कुछ इतना ख़ास नहीं था। ज़्यादा रखना भी नहीं चाहिए, इजी रहता है, आप वॉश कर लें टाइम टू टाइम, जहाँ आपको मौका मिले आप वॉश कर लें अपना। और उसके अलावा मैंने अपनी मेडिसिन्स थी जिससे कि आपको ज़रूरत पड़ जाती है विटामिन D की, आप किसी भी एज में हैं लेकिन आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। ORS कंफर्म आपने वो करना है कि आपने रखा है और उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आप रास्ते में एक 2-2 सिप लेते जाएं। आपको गले के लिए कंफर्म और टेम्परेचर के लिए तो आपको कंफर्म चाहिए, क्योंकि रेत आपके जो है वो गले में जाती है तो आपको पेन होता है, और स्पेशली जब आप सोडियम इंटर कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है वो स्वेर हो जाती है और गला ख़राब रहने लग जाता है, आपको कफ होती है, फ्लू, सारी चीज़ें होती हैं। चलें जी, नेक्स्ट आता है जी हमारा कि लगेज हमने इसको कैसे माउंट किया है। वो आपने देखा है तस्वीरों में भी कि हम सैडल बैग यूज़ करते हैं गियर टू गो के, बड़े अरसे से कर रहे हैं, उसके अंदर ही हम ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। यानी उसमें मेडिसिन्स भी होती हैं, उसमें टूल्स भी, उसमें हमारी जो बिलोंगिंग्स, हमारे क्लॉथिंग वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें उसी के अंदर हम मैनेज कर लेते हैं। पीछे हमारा टॉप बॉक्स है, टॉप बॉक्स में मैं डॉक्यूमेंट्स रखता हूँ, उसमें मैं जनाब जो ऐसी चीज़ें नाजुक हैं जैसे कुछ कैमरा से रिलेटेड हैं, जो कैप्चरिंग हमारी गैजेट और गियर्स हैं, उनको मैं पीछे भी सेट कर लेता हूँ उसी जगह पे। फिर उसमें ये जो पूरा एक ये बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये फाइल्स ही, ये मैं रखता हूँ क्योंकि वो फ़ौरन निकालना होता है, तो उसके ऊपर मैं कोई सामान नहीं हमने बांधा, तो उसमें क्योंकि सम टाइम पासपोर्ट, सम टाइम किसी चीज़ की भी ज़रूरत है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी कि हमारे जो सेफ्टी गैजेट्स हमने कौन कौन से हमने लिए थे या कैसे लिए थे, वो मैं शॉर्ट एंड लॉन्ग आपको बताता हूँ। सियालकोट से हमने ये बनवाए थे। हमारी जैकेट्स जो थी वो सारी की सारी जो हैं वो उसकी थी मैश वाली, क्योंकि हमने उसके अंदर 3 लेयर्स यूज़ की थी, क्योंकि अगर सर्दी होगी और वाटर प्रूफिंग चाहिए होगी तो वो उसके अंदर ही हम उसको पहन भी रख सकते थे और उसको रिमूव भी कर सकते थे। वो है जी ड्रैगन राइडर्स, सियालकोट, कमर भाई हैं, इनका भी अगर आप मुनासिब समझेंगे तो मैं आपको दे दूंगा लिंक्स। तो वो कोई एवरेज से ही बने थे, देखने में बड़े अच्छे थे, लेकिन उसकी जो हमारे पास यानी रिज़ल्ट है एंड वाला, वो यही है कि वो इतने अच्छे नहीं थे कि बहुत उसको कहें। हाँ, हमने अपनी तरफ से उसके अंदर जो गैजेट्स हैं या जो उसके अंदर जो वो सेफ्टी पैड्स वगैरह डाले थे वो लेवल C2 के डाले थे, अच्छी क्वालिटी के थे, और वो फ्लेक्सिबल भी थे, और उसकी वजह से हमें यानी कि थकन नहीं होती थी और इरिटेशन नहीं होती थी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। मेरे पास GoPro Hero 9 था,
जो कि मैंने माउंट किया हुआ था अपने हेलमेट पे। उसके अलावा स्पोर्टिंग मेरे पास थी 360 की, जो कि मैं फ्रंट पे लगाया था, और वो तजर्बा नाकाम हुआ क्योंकि उसका माउंट जो है ना वो यानी कि अनसक्सेसफुल इसलिए रहा कि वो मेरी गलती थी कि वो मैं जहाँ लगाया था वो इतना मजबूत नहीं था, तो वो बार बार हवा से होता था, जिसकी वजह से मैं उसको यूज़ ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं कर सका। उसके बाद मेरे पास एक कैमरा था जी कि व्लॉगिंग वाला सोनी का ZVE10, वो भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं किया उसको, मैंने ज़्यादा 2 या 3 मौक़ों पे यूज़ किया। वो मैंने इसलिए लेके गया था कि वो लो लाइट में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि लाइट्स वगैरह सारी जगहों पर रही है। और फिर कई जगहों पे हम गए हैं तो हम जल्दी में जो है ना उसको नहीं निकाला, हमने स्पॉटिंग कैमरा से उस को फिल किया है उसी गैप को। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास एक कैमरा था जो कि मैंने यूज़ किया, वो मेरे मोबाइल का था। मेरे पास मोबाइल है पोको X6 Pro 5G, ये एक गेमिंग मोबाइल है, लेकिन इसका कैमरे का रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा, वो मैंने एज ए स्पोर्टिंग इसको यूज़ किया है कुछ जगहों पे। तो ये हमारे कैप्चरिंग जो गियर थे वो हम लेके गए थे। अब आ जाती है नेक्स्ट इसमें जी कि आइटनरी जो हमारी डिटेल है कि हमारा सफ़र कैसे था। हमने ये सफ़र लाहौर से शुरू किया है। अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान के हालात उस वक्त भी अच्छे नहीं थे, और करंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी अच्छे नहीं हैं, तो हमें चला के ही ले जानी पड़ी। हमारा इरादा था कि हम बाइक यहाँ से कोयटा तक यानी कि करवा के ट्रांसपोर्ट तो हम वहाँ ले जाएं ताकि ये रिकवरी भी हो जाएगी और थोड़ा सा हमारे माइलेज बच जाएंगे, लेकिन वो ऐसा ना हुआ। लाहौर से फिर हमने ये बाइक यानी कि बाई ऑन रोड हमने चलाई है, और थ्रू आउट हम कोयटा तक गए हैं। कोयटा से फिर ताफ्तान से ईरान को सारे को कोस्टल लाइन को हमने यानी कि कवर किया है उसी साइड से। उसके बाद यूएई गए, या आगे यूएई और ईरान के दरमियान रोड नहीं है, वो फेरी का सफ़र है, वो आप फेरी के ऊपर ही करते हैं, बाइक भी और आप भी उसी के ऊपर सफ़र करके यूएई शारजा पोर्ट पे आप वहाँ पे लैंड हो जाते हैं। उसके बाद आगे फिर जो है सऊदी अरब ऑन रोड है सारा। तो ये तो था आइटनरी। इसके बाद आ जाती है मेरी बाइक की परफॉर्मेंस, कि बाइक की परफॉर्मेंस कैसी रही। बाइक की परफॉर्मेंस ये है जी कि थ्रू आउट बाइक ने हमें मायूस नहीं किया। सैंड स्टॉर्म में सिर्फ ये इसने थोड़ा सा हुआ था, वो तो कोई भी बाइक हो तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, रेत चली गई थी कार्बोरेटर में, तो वो कोई ऐसा नहीं, वो पार्ट ऑफ जर्नी है। तो थ्रू आउट इसका परफॉर्मेंस अप टू KS से यानी कि सऊदी अरब तक कुछ भी कोई मिसहैप नहीं हुआ। वो ये है कि ईरान में जब आप जाते हैं तो आपके कार्नेट पे स्टैंप लगती है। ईरान ही वाहिद मुल्क है जहाँ पे कार्नेट बाई ऑल मीन्स चाहिए। आप जब भी कोई व्हीकल लेके जाते हैं, बाई रोड सफ़र करते हैं, तो वहाँ पे वो आपको स्टैंप भी लगाते हैं, वो चेक भी करते हैं गाड़ी शाड़ी और सारा। और उधर जो है ना कोई पैसे वो चार्ज नहीं आपसे एक्स्ट्रा करते, जो आपने यहाँ दे दिए पाकिस्तान में वही है। उसके बाद जैसे ही आप बंदर आवास पे जाते हैं, जहाँ से पोर्ट पे आपकी बाइक बुक होती है, वहाँ वो तंग करते हैं, वहाँ पे माफियाज हैं। वहाँ पे बड़ी खबरें थी, मैंने भी सुना था लोगों से कि खुद करें जी, और लोगों ने यहाँ मुझे बताया भी था कि काउंटर पे जाके आप कर सकते हैं, ये चीज़ें बचा सकते हैं, फ़ी बचा। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की, वो बहुत तेज़ लोग हैं और वहाँ पे आप अनसक्सेसफुल रहते हैं। आप लोगों में से कोई जाए तो ज़रूर ट्राई करें, हमने भी की है, लेकिन उसका यानी कि बॉटम लाइन यही है कि एजेंट आपको लेना पड़ता है, वही आपको क्लियर करवा के देता है, और उसके साथ नेगोशिएट करके वो पैसे आपको देने पड़ते हैं। उसमें फेरी के चार्जेस होते हैं जो कि तकरीबन 560-550 दिरहम के हिसाब से उनकी फ़ी है, तो आप उसको ईरानी और US में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो उस वक्त टाइम पे आपसे वो क्लेम करेंगे। उसके बाद वो बाइक के पैसे लेते हैं आपसे, बाइक के वो तकरीबन उसके अंदर इंक्लूड। बहरहाल हमने एक पैकेज ख़रीदा उस एजेंट का, मुर्तज़ा इसको जानते हैं सारे जितने भी ट्रैवलर गए हुए हैं ऑलरेडी, तो उसने हमसे $400 लिए थे उस वक़्त, और उसमें इंक्लूडिंग ऑल था। वहाँ से हमने उसी ने क्लियर करवा के दिया, इसमें फेरी की टिकट भी थी, इसमें बाइक के सारे थे। लेकिन जैसे ही हम UAE पहुँचे वहाँ पे फिर हमें दोबारा से एक प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, और वो उन्होंने हमें तंग किया। 1165 दिरहम उन्होंने लिए जी हमारे बाइक के। उसके बाद हमें उन्होंने बड़े दफ्तरों के काउंटर्स के चक्कर लगवाए कि जी जाएँ खुद करवाएँ। वो पैसे तो थोड़े थोड़े थे, लेकिन ज़लालत ज़्यादा थी उसमें। 100 दिरहम एक जगह पे, 40 दिरहम एक जगह पे, इस तरह यानी उन्होंने कर आके हमें वो बाइक रिलीज़ करवा के दी। उसमें कोई बिल ऑफ लैडिंग होता है, उसमें डिलीवरी चलान और डिलीवरी रिपोर्ट्स और बाइक हैंड ओवर करने के वो कुछ डॉक्यूमेंट है, जो कि मैं दिखाऊँगा आपको, आप देख लीजिएगा। तो मे पॉसिबल आप लोग ग्रुप्स में जाएँ तो आपको शायद वो इंटरटेन करें, आप जानते हो। हमें तो उन्होंने ये तंग किया है जी।
तो इसके बाद वो बाइक आपको आपके हैंड ओवर कर देते हैं। वहाँ से फिर आप शारजा से आगे आप जब यूएई वाला बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे भी उनकी फ़ी है, वो एग्ज़िट फ़ी एक लेते हैं आपसे। वो हमसे उन्होंने बॉर्डर के ऊपर 2 जगह पे पैसे लिए हैं, एक जगह पे उन्होंने एग्ज़िट की फ़ी ली है, वो आपसे लेते हैं, और छोटी सी है, 100 दिरहम से कम ही है एक बंदे की। उसके बाद फिर वो एंट्री करते हैं, आपको फिर नहीं है कि इंश्योरेंस वहाँ पे आप लेनी पड़ती है, आपको 100 दिरहम वो वहाँ पे लेते हैं। उसके बाद फिर वो तकाफल के नाम से है, मेरे पास पड़ा भी है डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद फिर आपको वो एंट्री वहाँ पे दोबारा करते हैं, फिर आपकी जैसे ये वाइफ बता रही है कि वो 30 के हिसाब से आपसे लेते हैं, वहाँ से आप फिर निकल जाते हैं। उसके अलावा फिर आप वहाँ से कोई फ़ी वगैरह कुछ नहीं है। कार्नेट वो देखते हैं लेकिन स्टैंप वगैरह नहीं लगाते, इसकी ज़रूरत सिर्फ ईरान में ही है। ये आपकी एग्ज़िट की स्टैंप ईरान से लगती है, एंट्री की स्टैंप भी ईरान से ही लगती है। अच्छा जी, एक चीज़ छोटी सी और ऐड करना चाहता हूँ गैजेट्स के हवाले से। ये मेरे हाथ में एक गैजेट है, इसका नाम है रेव पावर। इसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो फिर एक डिटेल वीडियो भी बना देंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा गैजेट है और बहुत ही यूज़फुल है, हैंडी है। क्या किस लिए इस्तेमाल होता है कि आप ड्यूरिंग जब सफ़र करते हैं तो उसमें आप अपने लैपटॉप और कुछ चीज़ें आपको दरकार होती हैं कि आपने डाटा जो ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है आप इतने गैजेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो डाटा यूज़ होता है तो वो आपके कार्ड भर जाते हैं, तो उसको आपने खाली भी करना है कहीं किसी न किसी जगह पे उसको कॉपी करते हैं। ये वो गैजेट है जी जिसको बग़ैर लैपटॉप के इसके अंदर मोबाइल आपकी अपनी उसको स्क्रीन को एज ए लैपटॉप यूज़ करते हैं और उसके बेस पे आपको वो डिस्प्ले आता है और इसके अंदर आप अपना कार्ड इंसर्ट करके और हार्ड डिस्क लगा के एक्सटर्नल आप इसको डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये एक वो है आपका क्या उसको कहते हैं जो पावर बैंक होता है, ये वो एज ए पावर बैंक भी यूज़ होता है। रव पावर के नाम से है, ये 2021 से मेरे पास है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप पसंद करेंगे तो इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बना दूँगा। आखिरी इसका ये फ़ायदा है कि आप किसी जगह पे ठहरते हैं, वहाँ पे वाईफाई डिवाइसेस लगी हुई हैं और सिग्नल कमज़ोर है, ये 5G तक सपोर्ट करता है और ये आप एज ए इसको राउटर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको मीडिया पे गूगल करके देख सकते हैं, रव पावर फाइल हब के नाम से है। तो ये एक आपको छोटी सी चीज़ और बतानी थी, ये भी हमारी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक था जी छोटा सा ओवरलुक जो कि मैंने हमारी आइटनरी से है। तो आप इसमें जो भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आप हमें उसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमें इसके अलावा भी और कुछ आपको चाहिए होगी मालूमात तो हम देना पसंद करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आप उम्मीद है कि हमारी इस सीरीज़ को देखेंगे। मैंने इतना ज़्यादा तो कैप्चर अच्छे तरीके से नहीं किया, उसमें आप मुझे गाइड भी कीजिएगा और बताइएगा। इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हम इसको अच्छे तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।